फरवरी आई 7 फेरों का बसंत लाई। जी हाँ, ये मौका ही कुछ खास है इसलिए क्योंकि लाखों घरों में शादियों के सीजन का इस समय बेसब्री से इंतजार रहता है। वो मौका आ गया है जिसका इंतजार था। शुक्र ग्रह 2 दिन पहले ही उदय हो चुके हैं, वो अब तक अस्त थे। ऐसे में 50 दिन बाद फिर गूंजेगी शहनाई। शुक्र है, विवाह की बेला आई। जी हाँ, कब शुभ मुहूर्त है, कौन से अबूझ साए हैं, इन सब पर हमारी बात होगी। फरवरी आई 7 फेरों का बसंत लाई। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए बेस्ट पैनल भी मौजूद है। इन सभी से आपका परिचय हम करा देते हैं। तो इससे पहले अपने पैनलिस्ट से आपको हम रूबरू कराएं, उससे पहले आपको बता दें नए साल का पहला विवाह सीजन अब आने वाला है। दिसंबर में शादियों की रौनक देखने को मिली थी, लेकिन अब फिर से 50 दिनों के बाद फिर शहनाई गूंजने को तैयार है। बुधवार से शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है। 1 तारीख को शुक्र ग्रह के उदय होने से ये मुहूर्त निकल रहे हैं। जनवरी में अब तक शुक्र अस्त थे, पर अब नए साल यानी कि 2026 का पहला शुभ मुहूर्त आ गया है। 5 फरवरी को पहला विवाह मुहूर्त होगा। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस साल कुल 59 शुभ विवाह मुहूर्त हैं। 12 में से 8 महीने शादियां हो सकती हैं। खरमास की वजह से 14 मार्च से शादियां नहीं होंगी, तब तक शादियों का सिलसिला जारी रहेगा। खरमास में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक शादियों का मुहूर्त नहीं है। तो सनातन संस्कृति में मांगलिक कार्यों के लिए शुभ का उदय होना यानी कि शुक्र का उदय होना जरूरी है, क्योंकि शुक्र को हम शुभ मानते हैं। शुक्र ग्रह प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि का कारक माना जाता है, और यही वजह है कि शुक्र उदय के बाद ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे कार्यों के लिए शुक्र उदय जरूरी है। 1 फरवरी को मकर में उदय हो गए शुक्र, तो 12 अक्टूबर तक मकर राशि में रहेंगे शुक्रदेव, यानी कि इस साल 12 में से 8 महीने शादी के साए बने रहेंगे। देश के जाने माने ज्योतिषियों से मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त और महत्व पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही शादियों के सीजन में कारोबारियों की उम्मीद और बाजार की रौनक किस तरह की रहेगी वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले पंडित संजय शर्मा, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वान्या आर्य जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ रही है। वान्या जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट है और मार्केट एक्सपर्ट है, तो मार्केट के बारे में बताएंगे। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संजय जी, आपके पास यहां पर आते हुए सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आखिर शुक्र को सनातन में और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में किस तरह से हम देखते हैं कि शुक्र आया, यानी कि शुक्र अपने साथ शुभता लाया, और शुक्र के उदय होने के साथ ही हमारे यहाँ सारे मांगलिक कार्य जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसे हम ज्योतिषियों के नजरिए से कैसे समझते और देखते हैं? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा क्योंकि प्रोग्राम जो है मांगलिक है और विवाह से रिलेटेड है, इसलिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि तदेव लग्नं सुविनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रुगम स्मरामि। कहा जाता है शास्त्रों में शुक्र को जो है दाम्पत्य जीवन का और भोग का कारक माना गया है, जिस कारण से जब तक शुक्र उदय नहीं होते विवाह जो है होता नहीं है, प्रारंभ नहीं होता। और शास्त्रों की अगर हम बात करें तो अष्टकूट मिलान बहुत जरूरी होता है। 8 कूटों का मिलना, उसमें जो है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका भकुट, नाड़ी, गण, ग्रह मैत्री, वश्य, योनि इत्यादि का मिलना बहुत जरूरी है। कंपेटिबिलिटी अगर नहीं है तो शादी विवाह जो है संबंध अच्छा नहीं होता। गुण जो है 36 गुण होते हैं, उसमें से कम 18 का मिलान, 50% का मिलान शुभ माना जाता है। और जब हम किसी भी कन्या या वर की पत्री को देखते हैं तो उसके अंदर, जन्म कुंडली के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज होती है कि जब लड़की का विवाह है तो उसमें उसका सूर्य का शुभ होना बहुत जरूरी है, और लड़की का जो है बृहस्पति का और चंद्रमा का शुभ होना जरूरी है। पर शुक्र का जब तक उदित नहीं होते
वैवाहिक सुख की प्राप्ति जीवन के अंदर नहीं हो पाती, क्योंकि शुक्र को जो है संतान का कारक भी हम मानते हैं, भोग का कारक भी मानते हैं, लग्जरी का कारक भी मानते हैं। जब तक शुक्र, कहते हैं कि शुक्राचार्य जब तक जागृत नहीं होंगे, कामदेव जागृत नहीं होंगे, तब तक जो है वैवाहिक सुख जीवन के अंदर आनंद नहीं आएगा और विवाह जो है संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है शुक्र को जो है विवाह का कारक माना गया जी। है, और जब शुक्र उदय होते हैं तभी सारे मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है। और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र को जो है एक तरीके से जीवन का जो है कर्ता और धर्ता दोनों माना गया है, और बिल्कुल। शुक्र उदय इसी से ही इसी जीवन में सवाल को मांगलिक कार्य जोड़ते होते हुए हैं। वान्या जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि शुक्र के अस्त होने या शुक्र के उदय होने की स्थिति किसी के व्यक्तिगत जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है? थैंक यू श्वेता जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आपने जो प्रश्न पूछा है कि शुक्र कैसे हमारी एक ह्यूमन लाइफ पर जो है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम किसी मैरिटल पर्सपेक्ट को देखते हैं, तो जहां पर मैरिटल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं तो वहां पर शुक्र और गुरु का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र जो है सब जब हम मेल की कुंडली देखते हैं तो उसमें जब हम मैरिज के वो मिलाते हैं तो उनके लिए उनका वीनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल्स के लिए उनकी विवाह का कारक जो होता है उसमें गुरु का जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अभी जो है शुक्र उदय हो गए हैं, यानी कि शुक्र का जब अस्त होना होता है, जब भी मैरिज देखते हैं तो गुरु और शुक्र अस्त ना हो, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हम बीच माइंड में रखते हैं जब जब भी मिलाते हैं। आइए एक क्विक लुक हम उस पर देते हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले अष्टकूट का मिलान जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 36 गुणों में से हम इसको मिलाते हैं। उसके बाद वर और वधु का लगन मिलाया जाता है, उनकी राशियां मिलाई जाती हैं, उनके नक्षत्र मिलाए जाते हैं। अंक ज्योतिष में उनके नंबर्स की कंपैटिबिलिटी को देखा जाता है। इसके अलावा जो है आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि चंद्रमा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि आप हमेशा देखें कि जो मैरिटल पर्सपेक्ट जब हम चेक करते हैं तो दोनों के चार्ट्स में मून जो होता है वो अगर स्ट्रांग है, चंद्रमा स्ट्रांग है, बिकॉज मेंटली अगर दोनों हस्बैंड वाइफ स्ट्रांग है तो वो मैरिज की कंपैटिबिलिटी काफी लंबी चलती है और काफी अच्छी चलती है। यहाँ पर आप एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चेक करते हैं, आप मांगलिक दोष जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा नाड़ी नक्षत्र में हम 25711 और 2511 को चेक करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र वैवाहिक सुख का कारक होता है, शुक्र लग्जरीज का कारक होता है, शुक्र मैरिटल प्रोस्पेक्ट का कारक होता है, शुक्र प्रोगेनी को जो है आगे लेके जाता है, कहीं ना कहीं फिजिकल कंपैटिबिलिटी का कारक होता है। तो जब शुक्र अस्त होता है तो इन सारी चीजों में कमी हो जाती है। बिल्कुल। तो इस साल आप देखें टोटल 59 मुहूर्त जो है इस पूरे साल में जो है आ रहे। बिल्कुल। तो यानी कि शुक्र का आपके जीवन में उदय होना और स्ट्रांग होना एक तरीके से बहुत ज़रूरी है अगर आपको ये तमाम चीज़ें चाहिए अपने जीवन में, शुभता चाहिए अपने जीवन में। और इसी से जुड़ा हुआ जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स ये प्ले करता है मार्केट में भी। आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, इस बार 2026 में बताया जा रहा है लगभग 46 लाख शादियां होने वाली है, और अगर इसको देखा जाए तो 6.5 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान भी इस बार लगाया जा रहा है। मार्केट किस तरह से पहले से ही गदगद है या फिर उम्मीदें किस तरह की? मार्केट श्वेता जी बहुत गदगद है, और मार्केट हिंदुस्तानी नहीं, आज आपको बता दूं हिंदुस्तान की शादियों की ये वैल्यू है कि यूएस और यूरोप में रिसर्च होती है कि हिंदुस्तान कब है और उस शहर में शादी का एलोकेशन है, क्योंकि वो भी अपने प्रोडक्ट्स उसी हिसाब से लॉन्च करते हैं जब हमारी शादियां होती हैं। इतनी बड़ी शादी की मार्केट है। आज यूएस के बड़े से बड़े कंपनीज में हिंदुस्तान की शादियों के ऊपर रिसर्च होती है। मैं जब वहाँ बात करता हूँ, वहाँ सेमिनार्स में जाता हूँ, उनके साथ शोज करता हूँ, तो बिग फैट इंडियन वेडिंग उनके लिए बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ तरह तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट हो सकते हैं। क्योंकि शादियाँ हैं जब गाड़ियाँ बिकती हैं, शादियाँ हैं जब बिकते हैं, शादियाँ हैं आईफोन बिकते हैं, केटरिंग का बिजनेस। तो हमारा जो शादियों का बिजनेस है वो बहुत बहुत जीडीपी जनरेट करता है। साथ ही साथ कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है शादियों में। आप देखिए कितने लोग जो है शादियों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, चाहे केटरिंग के लोग हो गए, चाहे डेकोरेशन के लोग हो गए, या और लोग हो गए, इवेंट मैनेजमेंट के लोग हो गए। तो शादियां हमारी जो हैं हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। और हमारी शादियों के सीजन के हिसाब से मल्टीनेशनल कंपनी प्लान करते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट तब लॉन्च करना है, हमने प्रोडक्ट तब पुश करना है।
इसलिए हमारी शादियां जो है और एक और बात बता दूं आपको, सुन के होगी, हमारी जीडीपी का 0.08% हमारी शादियां और उनसे रिलेटेड फंक्शन से आता है। तो आप देख लीजिए कितनी हमारी शादियां इंपॉर्टेंट हो गई हैं। जब 40-40 व्यंजन वहां रखे जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर जो है 1-1 करोड़ का खर्चा किया जाता है, और आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, साथ में जो है गाड़ियां परचेज हो रही हैं, अपैरल्स परचेज हो रही हैं। बात सिर्फ दूल्हा दुल्हन की नहीं है, शादी में जितने 500-700 लोगों ने आना है वो अपने को डेकोरेट करने के लिए दे आर बाइंग न्यू क्लोथ्स, दे हर आर गोइंग दिन फॉर के न्यू हिसाब डिओड्रेंट्स। से अलग अलग शादियां कपड़े बहुत होते बड़ी हैं, जितनी रस्में हमारे यहाँ होती हैं जो कि बेहद खूबसूरत होती है किसी भी शादी में। आज भी शादी सुन के ही एक चेहरे पे मुस्कान सी आ जाती है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन जो है अपने आप में बेहद खूबसूरत होता है। रस्में इतनी हमारे यहाँ खूबसूरत होती है, उसमें हर एक रस्म के हिसाब से आजकल वाकई कपड़े, जिस तरह की आकाश जी बात कर रहे थे, लोग डिजाइन करवाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन उसी तरह से चूज करते हैं। तो 50 दिन बाद शहनाई गूंजने वाली है, जाहिर सी बात है तैयारियां अब लोगों की घरों में शुरू हो गई होगी, जहां जहां शादियां होनी है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जितनी भी राशियां हैं, कि सबके लिए शुक्र की इस उदय का समान उनके ऊपर असर पड़ने वाला है, या कुछ ऐसी खास राशियां हैं जिनको पहले से थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है? देखो, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखो, शुक्र क्या है, पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छा होता है, पूरे संसार के लिए अच्छा है। जब उदित होता है तो लग्जरी, पैसा, सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर, सब चीजें खरीदने का मन करता है, आदमी का मन बदल जाता है। जैसे ही शुक्र उदय होते हैं, शुक्र अस्त होता है, तो हमारा मन भी बड़ा शांत प्रिय रहता है। आपको खर्च करने में दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि मुझे अभी ये चीज थोड़ी बाद में ले लेनी चाहिए, डिले कर लेना चाहिए। जैसे ही शुक्र उदय होता है तो आपके मन के भाव भी बदल जाते हैं, आपका शरीर, मन, आत्मा सब कुछ परिवर्तित होता है, आप खुश हो जाते हैं, चीयर्स अप हो जाते हैं। जैसे ही बसंत पंचमी अभी आई तो वहां से जैसे थोड़ा सा मौसम खुला, और ऐसे ही शुक्र उदय 1 तारीख से हो गए। तो उदय, कोई भी ग्रह जब उदित होता है, अच्छी अवस्था में आता है, तो व्यक्ति के मन के भाव पूरे संसार के, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी पर्टिकुलर राशि के, सबके लिए बड़ा शुभता देने वाला होता है शुक्र। और जब भी उदित हो जाता है तो जीवन में सुख, चैन और लग्जरी सबको बढ़ा देता है। तो ये एक ऐसा समय होता है जिसमें आदमी अपने मन से जो है खर्चा करना चाहता है, एक्सपेंस करना चाहता है, गाड़ी खरीदने का मन करता है, लेडीज को ज्वेलरी खरीदने का मन करता है। पुरुषों के लिए गाड़ी बहुत प्रिय होती है, स्त्रियों के लिए जो है ज्वेलरी बड़ी प्रिय होती है। तो क्या है कि हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ भाव जो है प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, और लग्जरी की तरफ मन भागना शुरू हो जाता है। जैसे ही वैवाहिक वैवाहों का संबंध, कहते हैं विवाह का जो अर्थ होता है, दो पवित्र आत्माओं के मिलन को हम विवाह कहते हैं। तो जब ये सीजन प्रारंभ होता है, जैसे अभी इकोनॉमिक्स वाले अर्थशास्त्री जी ने बताया कि बहुत ज्यादा खर्चा लोग करना शुरू कर देते हैं, हर एक को बिजनेस मिलता है, उसी प्रकार से जब शादियां होती हैं तो उस वक्त जो है, कहते हैं कि जो साए होते हैं, उसमें कई लोग ऐसे भी हैं आजकल दुनिया के अंदर, वो वेडिंग्स वाली जगह को पहले से ही बुक कर लेते हैं जाकर के, जिससे कि ज्यादा मुनाफा कमा सकें। तो ये ऐसी सीजन वाली चीजें हैं जहां पर लोग सब चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, चाहे ज्वेलरी देखें, चाहे कोई भी आइटम देखें, सब चीजें महंगी हो जाती है। और शुक्र जैसे ही उदित होता है तो चीजों में काफी अच्छा प्रभाव आता है, और शुक्र जो है जीवन में सुख और आनंद को दे देता है। इसलिए लोग जो है शुक्र को प्रसन्न करने के लिए जो है दूध से स्नान करते हैं, लग्जरी करते हैं, चीजों को बांटना शुरू करते हैं। तो शुक्र जीवन के लिए बड़ा शुभता देने वाला है। अगर शुक्र जीवन में अच्छा नहीं होगा तो आदमी की लग्जरी कभी भी नहीं बढ़ेगी। जिनका नीच का शुक्र होता है उनके जीवन में लग्जरी बहुत कम हो जाती है। जिनका उच्च का शुक्र होता है, मीन राशि में एक्सॉल्टेड होता है शुक्र, तो उनके जीवन में लग्जरी, पैसा अपने आप चल बिल्कुल। और करके ऐसे आता है। लोग जिनके जीवन में शुक्र जो है वो नीच का है, उसे कैसे अच्छा किया जाए, इसके बारे में भी उपाय हम आपसे जानेंगे आगे। लेकिन मान्य जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब वो शुभ घड़ी, शुभ बेला आ गई है, जिनके घरों में शादियां होनी हैं, बात रिश्ते होकर के रुके हुए थे बस इस शुभ मुहूर्त के लिए, तो जरा उनके लिए फटाफट बता दीजिए। क्योंकि फरवरी में हम देख रहे हैं, फरवरी में बहुत कम ही दिन है जब शुभ विवाह के संयोग बन रहे हैं, क्योंकि फिर खरमास शुरू हो जाता है 14 तारीख से, मार्च से, तो उसके बाद फिर रुक जाएंगी। तो कुछ ऐसी खास तिथियां अगर आप बता पाए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता जी। अगर हम फरवरी के महीने की बात करते हैं, अगर हम तिथियों की बात करते हैं, तो आप लोग सब जीएनटी के माध्यम से नोट कर सकते हैं। तो पहली तिथि आ रही है 5 फरवरी, उसके बाद है 6 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी। ये जो तिथियां हैं ये सिर्फ फरवरी की हैं। 14 मार्च से 13 अप्रैल को जो है खरमास शुरू हो जाएगा।
मार्च की तिथियां भी मैं आप लोगों को जीएनटी के माध्यम से बता देती हूँ। मार्च में है 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च। तो ये तिथियों में जो है आप लोग चूज कर सकते हो। बहुत लिमिटेड है क्योंकि इस बार जो है शुक्र अस्त थे, और साल में जो है कुछ अभूज मुहूर्त भी होते हैं जहां पर कोई अलग से डेट निकालने की जरूरत नहीं होती है। उन मुहूर्त पर जो है कोई भी मैरिज के या फिर कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो सारी चीजें करी जा सकती हैं। तो थोड़ा सा लिमिटेड पीरियड है, तो आप लोग जो भी अपनी मैरिजेस को प्लान कर रहे हैं तो आप जो है कुंडली मिलान को आप प्रॉपर जो है करें। और जब हम कुंडली मिलाते हैं तो उसमें जो आपकी कुंडली का 7th लॉर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7th लॉर्ड कैसा प्लेस है, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है शादी का कारक होता है। नवमांश में जो है 7th लॉर्ड की क्या पोजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाड़ी नक्षत्र में बहुत ज्यादा 6-10 तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नेटिव्स हैं उनके जो नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो बहुत ज्यादा मेलेफिक तो नहीं है। मांगलिक का चलन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंद्रमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ कि चंद्रमा, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा एक मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैरिज के साथ बहुत सारे कमिटमेंट्स और पेशेंस जो है वो जी। भी साथ में जुड़ता है। और अभी शुक्र जो है जैसे उदय हो गए हैं, तो देखिए अभी जैसे जो दूसरे पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि इवेंट मैनेजमेंट, तो शुक्र की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें लग्जरी आ जाता है, ब्यूटी आ जाता है, फ्लावर्स आ जाते हैं, डेकोरेशंस आ जाती हैं, ज्वेलरी आ जाती है, इवेंट मैनेजमेंट आ जाता है। तो जैसे जैसे जब जब शुक्र उदय होगा आप देखेंगे श्वेता जी ये इंडस्ट्रीज एकदम से बूम करती हैं। ज्वेलरी रेट्स जो है, मेटल इंडस्ट्री जो है एकदम से और जो है वाना जी, कई हाइक बार करती हमने है। देखा है कि इवन इफ अगर गोल्ड के रेट बहुत ज़्यादा भी इस समय में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो खरीदार हैं जिनके घर में शादियां होनी हैं वो रेट्स पे नहीं जाते हैं। उन्हें अगर ज्वेलरी लेनी है तो वो लेते ही है ज्वेलरी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्योंकि जब इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं श्वेता जी, तो यहाँ पर जो होता है कि जब हमारे पास एक मैरिज की डेट होती है तो ऐसा लगता है कि ये भी करना है वो भी करना है, तो उस टाइम पर वो रेट्स नहीं देखे जाते। जैसे जीएनटी के माध्यम से ही हमने लास्ट ईयर भी बोला था सूर्य का साल है इस साल और बृहस्पति का साल है, तो गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे। आप देखिए सारे गोल्ड के रेट्स पीक पर हैं। चांदी जो है, चांदी का भी प्रिडिक्शन दिया था कि चांदी के रेट्स भी जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आप देखिए आज चांदी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और शुक्र को जो है हम डायमंड से जो है लिंक करते हैं, जेरिकॉन से जो है, जरकन से जो है इसको हम लिंक करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप देखेंगे कि स्पेशली मेटल जो इस साल के आ रहे हैं उसमें गोल्ड और चांदी जो है अभी और ज्यादा पीक पर जाएगा जब जी, गुरुदेव बृहस्पति जो है उच्चस्थ अवस्था में चले जाएंगे, जो कि 2 जून को ये तिथि आएगी। बिल्कुल। आकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश जी, जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं कि देखिए डिस्पाइट की गोल्ड के रेट कहीं जाए, सिल्वर के रेट कहीं जाए, अगर घर में शुभ कार्य हो रहा है तो खास करके हिंदुस्तान में हम लोग सोना खरीदते ही खरीदते हैं, क्योंकि सोने को हम बहुत ही शुद्ध मानते हैं और शुभ धातु मानते हैं। ऐसे में ये बताइए कि सिर्फ आज की बात नहीं है, क्या पहले भी आपने ऐसा देखा है कि जब मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है हमारे यहाँ तो मार्केट में जो बाजार है उसमें गतिविधियां अपने आप बढ़ जाती हैं? बिल्कुल बढ़ जाती है। और एक चीज में श्वेता जी, आई एंडोर्स यू टोटली एंड फुल्ली वेल, विदाउट सीइंग गोल्ड प्राइसेस वन शुड बाय गोल्ड ड्यूरिंग मैरिजेस। बात जो है एक तरफ तो ये बात है ही है कि हमारी परंपरा है, सालों पुरानी नहीं सदियों पुरानी, कि शुभ मानते हैं, सोना खरीदा जाता है। शादी के समय दुल्हन सोने में ही सुंदर लगती है, ऐसी हमारी मान्यता है हम सबके घरों में। दूसरा एक और एंगल, अब आपको प्योरली इकोनॉमिस्ट के एंगल से बताता हूँ। मैं जो है ये कहता हूं कि ज्वेलरी अगर आपने लेनी है शादी में जरूर लीजिए, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है। जनरली लोग ये कहते पाए जाएंगे आपको कि जनाब ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना, जब ज्वेलरी लेते हैं तो उसमें तो 10-15-20% मेक चार्जेस आ जाता है, फिर उसमें कोई मोती या माला का चार्जेस कट जाते हैं तो 20% तो ऐसे कट जाता है, हमारे पल्ले क्या पड़ता है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है ज्वेलरी के रूप में, तो एक बहुत बड़ा आपके पास यूएसपी है वो लॉन्ग टर्म का। क्योंकि जब आप गोल्ड परचेज करते हैं ज्वेलरी, तो वहां एक इमोशनल कॉन्टेक्ट आता है, भावनात्मक अटैचमेंट आ जाती है, तो उसको लंबे समय के लिए रखा जाता है। जैसे शादी के जेवर है, जनरली उन्हें 15-20-25 साल के लिए रखा जाएगा, हो सकता है एक जनरेशन तक भी रखा जाए कि मैं कल अपनी बिटिया को पहनाऊंगी या अपनी बहू को पहनाऊंगी। तो उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म बाइंग आ जाती है, और लॉन्ग टर्म बाइंग में गोल्ड ने अप्रिशिएट करना ही करना है, इसकी पूरी संभावना है। अदरवाइज अगर कोई इन्वेस्टर लेता है तो वो 3 महीने 4 महीने बाद थोड़ा सा रेट बढ़ा तो he is always tempted to sell and make money. But something which you have during your marriage, it would be emotionally connected to your mind and soul. तो उसको आप अपने दिल से लगा के रखेंगे और वो
आपको खुशी भी देगा, सौंदर्य भी देगा, और इकोनॉमिस्ट की नजर से, आकाश इंदल और आकाशइंदल.in की नजर से देखिए, आपके लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो भी बना देगा। तो इसलिए जो लोग धारणा रखते हैं कि कुछ भी हो सोने का रेट, हमने तो शादी हमें सोना खरीदना ही खरीदना है, मैं इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हुए उन्हें पूरी तरह एंडोर्स करता हूं। ये जो हमारी कन्वेंशनल विजडम है, ये सदियों पुरानी जो हमारी सोच है, वो आज आ रही है। देखिए आज हम बैठे बैठे हम सब कितने ज्यादा वेल्दी हो बिल्कुल। गए और हैं। मुझे लगता हम है सबकी दादी और आकाश जी, अब तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको फैक्ट्स या एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि सोने का रेट जहां पहुंच चुका है ना, तो जिन किसी के पास भी सोना होगा, पुराना सोना, अभी उनसे ज्यादा खुश मुझे नहीं लगता है कि और कोई होगा और धनवान कोई होगा, क्योंकि मुझे लगता है, और इसमें भी सारा क्रेडिट महिलाओं को जाता है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा खरीदारी करती रहती हैं, न सिर्फ शादी विवाह में बल्कि अनदिना भी सोना उनका प्रिय है। तो चलिए उसके बारे में और आपसे हम बातचीत करेंगे, मार्केट के अप एंड डाउन्स के बारे में हम जानेंगे। संजय जी, आपके पास आते हुए, देखिए आजकल अरेंज मैरिज तो होते ही हैं, लेकिन लव मैरिज का भी उतना ही चलन है हमारे यहाँ। उन पर अगर देखा जाए तो ग्रहों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है इन दोनों ही मैरिजेस पे? जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको इसके बारे में। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे अभी इन्होंने बताया कि इकोनॉमी का एक सिद्धांत है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट। ये कीन्स की थ्योरी है। पर यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में ये थ्योरी भी फेल हो जाती है कि भाई चीजें जो हम जब कितनी भी महंगी हो जाए फिर भी खरीदते हैं। ये हमारे शास्त्र के से अलावा दूसरा, लव मैरिज की जब बात करते हैं, हम अपने 5th हाउस से देखते हैं कि कुंडली के अंदर आपका 5वां भाव जो है प्रेम का होता है। अगर वहां पर कोई भी पाप ग्रह अगर बैठा हुआ है जन्म कुंडली के अंदर, तो व्यक्ति की जो है लव मैरिज ही होगी। और लव मैरिज किस प्रकार से होगी? अगर वहां पर राहु बैठ जाएगा तो इंटर कास्ट या इंटर कम्युनिटी शादी हो जाती है। शनि बैठ जाए तो भी, अगर गुरु बैठ जाए तो आपका जो है किसी धार्मिक इंसान से शादी होगी। तो ग्रहों के हिसाब से ही लव मैरिज और अरेंज मैरिज होती है। तो पंचम भाव में जो ग्रह आपके बैठे हुए हैं या उनके ऊपर किसी की दृष्टि है, उसी के हिसाब से हमारा विवाह होता है। और लव मैरिज में आप ये सोचें कि लव मैरिज, आजकल जो लव मैरिज होती है, अगर प्रेम हुआ भी है तो लव टू अरेंज भी आजकल जो है लोग कर रहे हैं। और प्रॉपर लव मैरिज जो है वो कम हो गई है भारतवर्ष में, पहले बहुत ज्यादा होती थी। पर आजकल अरेंज मैरिज का धीरे धीरे जो है ट्रेंड आता जा रहा है और लव टू अरेंज ही हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां, ग्रह बदलते जाते हैं, सृष्टि बदलती है, वैसे ही लोग शादियां करते हैं। पर शादियां कुछ परसेंट कम भी हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो शादी करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी परिस्थितियां, मन, आत्मा, कई बार शादी के लोग शादी से डरने भी लग गए हैं। तो क्या है कि ऐसे वक्त में आपको जो है सोचना है कि हमें शादी अवश्य करनी है। शादी में जीवन के अंदर सुखता जो है जरूर आए, शुभता आए और जीवन सुख में और आनंद में रहे। ऐसी सोच से शादी करें जिससे कि जीवन सुखद हो और आनंद में रहे। तो शास्त्रों के हिसाब से विवाह एक पवित्र आत्माओं का मिलन है। और आजकल तो बहुत सारे और भी चीजें हो गई, लेस्बियन लोग हो गए हैं जो मेल मेल से कर रहे हैं, फीमेल की जगह फीमेल से कर रही है। तो बहुत सारे ट्रेंड जो हिंदुस्तान में भी बदल चुके हैं, जो फॉरेन कल्चर था वो भी आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे संजय जी आपके पास, क्योंकि देखिए सिर्फ विवाह की बात नहीं है, मुंडन संस्कार हो गए या फिर और भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश जैसा शुभ कार्य जो है, उसके लिए भी अब समय जो है आ चुका है। वान्या जी से जानेंगे वो शुभ दिन कौन कौन से हैं। वान्या जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि न सिर्फ विवाह बल्कि कहते हैं कि गृह प्रवेश जैसा शुभ कार्य हो या फिर मुंडन संस्कार कईयों के घरों में होता है। फरवरी वैसे देखा जाए तो हर लिहाज से महीना भी अपने आप में बहुत अच्छा रहता है, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। बहुत लोग चाहते हैं इस समय शुभ कार्य उनके घर में हो। तो मुंडन संस्कार के लिए, गृह प्रवेश के लिए, उसमें भी कोई खास दिन है? थैंक यू श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो मुंडन संस्कार के लिए जो तिथियां फरवरी की हमें मिल रही हैं वो हैं 6 फरवरी, 7 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी। उसके बाद अगर हम गृह प्रवेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो तिथियां जो हमें मिल रही हैं वो हैं 6 फरवरी, 11 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी। और ओवरऑल जो है इस साल में हमें बहुत सारे अभुज मुहूर्त भी मिल रहे हैं, जिसमें जो है आपको कोई भी अलग से डेट निकालने की जरूरत नहीं होती, जो कि है 19 फरवरी जिसपे फुलेरा दूज है। यहाँ पर जो है आप कोई भी ऑस्पिशियस कार्य जो है वो आप कर सकते हैं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, यहाँ पर भी आप कोई भी ऑस्पिशियस वर्क उठा सकते हैं। 25 अप्रैल को जानकी नवमी है,
यहाँ पर भी जो है ये अबूझ मुहूर्त में आता है। 25 मई को गंगा दशहरा, 20 अक्टूबर को दशहरा और 21 नवंबर को देव उठनी एकादशी। इन 6 तिथियां जो हैं ओवरऑल 2026 के ये अबूझ मुहूर्त हैं। और फरवरी के जो मुंडन और गृह प्रवेश की तिथियां हैं वो अभी हमने जीएनटी के माध्यम से आप सभी से शेयर करी। बिल्कुल, तो वानिया जी ने आपको बता दिया कि न सिर्फ विवाह बल्कि जो शुभ मुहूर्त आप गृह प्रवेश के लिए जो भी अपने घरों में नए घर में जाना चाहते हैं उनके लिए कौन से हैं, मुंडन संस्कार के लिए भी वो भी तिथियां आपने जान ली, लेकिन मार्केट का भी हाल साथ ही साथ जानना बहुत ज़रूरी है। आकाश जी, आप ये भी बताइए साथ ही साथ, देखिए जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े आजकल वेडिंग प्लानर्स हैं, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो लोकल मार्केट खास करके अगर हम बात करें और जो छोटे कारोबारी हैं उनके इकोनॉमिक्स इस समय खास करके किस तरह से बदलनी शुरू हो जाती है, कितना असर कितना फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। वेडिंग प्लानर्स की बात हो गई, लेकिन वो व्यक्ति जो अकेला व्यक्ति दुकान चलाता है, वो व्यक्ति जो फूल सप्लाई करता है, वो व्यक्ति जो भल्ले का मटेरियल सप्लाई करता है, वो व्यक्ति जो डेकोरेशन की एक आइटम देता है, वो व्यक्ति जो कुछ गाड़ियां किराए पे देता है, सब लोगों का जो है मैरिज मार्केट के साथ बहुत बहुत बड़ा कनेक्शन है। और मैरिज मार्केट से इन लोगों का रोजगार बहुत जनरेट होता है। ना सिर्फ वो एक आदमी बल्कि उसका पूरा परिवार काम में लग जाता है। अब देखिए, वो व्यक्ति जब वहाँ फूल सप्लाई कर रहा है, होता क्या है उसमें, जब उसे फूल सप्लाई करने होते हैं तो फूल की मालाएं बनानी होती हैं, तो उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी माताजी सब उस काम में लग जाते हैं, क्योंकि अच्छा उनको पैसा मिलता है और कमाई का एक बहुत बढ़िया मौका होता है। ये बताऊं, जो हमारे छोटे कारोबारी भाई हैं, वो मैरिज सीजन में जब मैं उनके साथ बैठता हूं, उनकी बिजनेस इकोनॉमिक्स समझता हूं, वो ये कहते हैं 1 महीना शादियों का हमारा सही लग जाए, 6 महीने तक की हमें कमाई हो जाती है। इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि इस तरह की उन्हें प्राइसेस मिलती हैं। इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं, डेकोरेशन वाले लोग, वो लोग जो खासकर एक दिहाड़ी के रूप में जो है बैंड बाजे वाले के साथ जुड़ते हैं, दिहाड़ी के रूप में वेटर्स के साथ जुड़ते हैं, वो सब लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं दिन में कहीं और नौकरी करते हैं, शादियों में अगर वेटर का काम मिलता है, वो कह रहे हैं हम रात को जाग के काम करेंगे, क्योंकि वहां उनको इतनी इनकम हो जाएगी कि वो उससे अपने घर पे एक साइजेबल सम भेज पाएंगे। तो हमारी शादियों का कारोबार जो है बहुत ही बड़ा कारोबार है, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूटर है, टैक्स कलेक्शन के अंदर कंट्रीब्यूटर। आप देखिए, जीएसटी जब आया, सबसे पहले शादियों में नजर रखी गई कि शादियों में क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि उनका जीएसटी कहीं इधर उधर ना हो जाए। सरकार को भी पता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को भी पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है। तो हमारी शादियां तो सबसे आगे है। मैं तो कहता हूं कि हमारी शादियां हमारी इकोनॉमी का इंजन है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि हमारी शादियां जो है इकोनॉमी का इंजन है। लेकिन आकाश जी, साथ ही साथ आपसे ट्रेंड के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि इस साल आपको क्या लगता है, किस तरह का ट्रेंड रहने वाला है? क्या सिंपल वेडिंग की ओर लोग ज्यादा बढ़ेंगे या फिर वही बिग फैट वेडिंग, ग्रैंड वेडिंग, इस तरह का कुछ करना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने देखा है, बड़ा आपका ये सवाल इंटरेस्टिंग है। अब लोग जो है बिग फैट वेडिंग करना चाहते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक जमाना था श्वेता जी, जब 500, 700 लोगों को बुला लिया जाता था। आजकल हुआ क्या है, नंबर ऑफ गेस्ट रिस्ट्रिक्ट कर लिए जाते हैं, बट पर गेस्ट जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो है बढ़ती जा रही हैं। अब एक शादी का मैं हिस्सा था, उसमें 4 दिन इवेंट थे, और जैसे आपने शुरू में बताया था, 4 दिन के लिए अपैरल, जिनकी शादी थी, कपड़े वो सप्लाई कर रहे थे। वो कह रहे थे ये ड्रेस कोड होगा, और 4 दिन के लिए एंटरटेनर थे, और 4 दिन के लिए इवेंट मैनेजर अलग अलग थे, क्योंकि हर रस्म का अलग रेलिवेंस था। तो वो अपनी शादी को इतना यादगार बनाना चाहते थे कि जितने लोग उस शादी में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके लिए तक यादगार हो गया क्या चीज है। तो आज की तारीख में बिग फैट इंडियन वेडिंग तो है, बट एक बहुत लंबी चौड़ी सेलिब्रेशन है जो याद रहे आपको। तो कहीं ना कहीं शादियों का सीजन, शादियां जो है बहुत मैच्योर होती जा रही है मार्केट के हिसाब से, और नई नई चीजें उसमें ऐड होती जा रही हैं जो उसके अंदर एक्साइटमेंट को लाती हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग तो एक कॉन्सेप्ट रहा। आप देखिए, जो यहाँ पे दिल्ली में भी इवेंट्स होते हैं, उनमें भी तरह तरह की वैरायटी, तरह तरह की वेरिएशन लाई जाती है, क्योंकि मेहमानों का भी चीज आकाश जी, हर चीज अगर आप देखेंगे तो माइन्यूट से माइन्यूट चीजें जो है ना वो कस्टमाइज्ड होती जा रही हैं। लोग पर्सनल टच देने के लिए हर चीज कस्टमाइज करा रहे हैं। और आपने सही कहा कि लिमिट कर दिया जाता है, गेस्ट लिमिटेड होते हैं लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए देखिए, ऐसे में जब देखिए
इस तरह की वेडिंग्स हमारे यहाँ प्लान हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, जिसमें जाहिर सी बात है आप कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ सब कुछ खर्च करना, वहाँ के हिसाब से चीज़ें करना। तो ऐसे में ये बताइए कि आपके पास भी जो लोग आते हैं मुहूर्त पूछने के लिए या फिर शादी ब्याह से रिलेटेड किस दिन क्या किया जाए नहीं किया जाए, तो ये बोलते हैं कि भाई मुहूर्त ठीक है, उतना नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके क्या हम कर सकते हैं आगे पीछे। कुछ इस तरह के भी आजकल डिमांड होते हैं क्या लोगों के? जी, देखो, कई लोग जब विवाह करते हैं तो हमारे यहाँ पहले शास्त्रों के हिसाब से जो है 1 महीने पहले पीली चिट्ठी जाती है, और उसके बाद में फिर जो है 5 दिन या 7 दिन की जो है लगन पत्रिका जाती है, जो इन्विटेशन होता है। और उसके पश्चात जो है जो शादी के आजकल क्या करते हैं, 3 या 4 दिन के जो फंक्शन होते हैं, पहले होती है लगन, फिर सगाई, फिर भात, फिर चाक, ये सारे इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो आजकल जो है आजकल मेहंदी का सिस्टम है, तो अलग-अलग रिचुअल्स के हिसाब से लोग अपना मुहूर्त निकलवाते हैं। और शादी में छुट्टी बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि भाई फ्राइडे सैटरडे संडे पड़ जाए, तो उस तरीके से जो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर शास्त्रों के हिसाब से शादी को जीवन का एक ऐसा 16 संस्कारों में से एक ऐसा संस्कार है दाम्पत्य जीवन का, जिसमें मैं कहूंगा कि ऐसी कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। शादी का जो शुभ मुहूर्त हो उसमें ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जीवन, आपका वंश, आपका कुल, हर चीज आपके जीवन की आगे की डिसाइड होती है। और शादी सुखद चले, मंत्र आता है, ओम समजंतु विश्वदेवा समापो हृदयानिनौ संघाता समुदेष्टिनौ, कि दो आत्माएं जब मिलती हैं उसको विवाह कहते हैं। तो वो शुभ, जो जीवन में शुभता लाने वाला समय है, उसमें जल्दबाजी ना करें, फेरों को पूरी रीति रिवाज से कराएं। और कहा जाता है कि 7 जैसे वचन होते हैं उसी प्रकार से 7 फेरे होते हैं। और कहा जाता है मंत्र आता है कि उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने च नाज्ञा भंगो वरवाक्यम चतुष्कम। तो क्या है कि ये सब जो फेरों में हम वचन बुलवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, तो वचन का भी बड़ा महत्व होता है। और शादी की स्टेबिलिटी के लिए जो है वचन बुलवाया जाता है, सप्तपदी कराई जाती है कि 7 कदम जो है साथ साथ मिलकर के चले दोनों पति पत्नी, जिससे कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए। एक पत्थर रखवाया जाता है, जिस प्रकार से पहाड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकता, उसी तरीके से उसके लड़की के भाई जो है स्टेबिलिटी के लिए उस पत्थर के ऊपर पैर रखवाते हैं कि जीवन जो है स्टेबल रहे, शादी चलती रहे, टूटे नहीं कभी भी। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो तलाक शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी के अंदर, पर आजकल इतने ज्यादा हो गए हैं जिसको जो है त्याग देना चाहिए। और मैं कहूंगा कि इस साल ऐसा है, प्रण करें कि शादियों को ना तोड़ें, कोशिश करें चलाने की, क्योंकि जीवन जब भी आगे चलेगा जब आप खुश रहेंगे। अगर नहीं भी बन रही तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके जीवन को चलाना चाहिए। संजय जी आपने बहुत अहम बात कही, बहुत, क्योंकि ये मूल है, ये कोर है जिसको समझने की जरूरत है यहाँ पर। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए वानिया जी, एक सवाल आपसे कि अभी कुछ दिन पहले ही, क्योंकि सोशल मीडिया में भी तरह तरह के रील्स आते हैं, तो हालांकि वो रील कुछ ऐसा बनाया हुआ नहीं था, वो रील एक वेडिंग फंक्शन में कोई शख्स पहुंचे हुए थे, उन्होंने खुद से रिकॉर्ड करके बताया। उन्होंने बताया कि वो किसी बहुत बड़े होटल में बैठे हुए हैं, कोई 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, और उन्होंने खुद इस बात की चिंता जताई जो कि संजय जी ने अभी कही कि आप ये अंदाजा लगाइए 40 गेस्ट आए हैं यहाँ पर, और हर गेस्ट पर डे के हिसाब से उन्होंने 4 लाख या 5 लाख का कुछ बताया था एस्टिमेट कि वो पड़ रहा है। और वो बोले मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने खर्च क्यों हो रहे हैं, ये तक गारंटी नहीं है कि ये शादी कितने दिन चलेगी। तो ये बात कही जा रही है और ये चिंता जताई जा रही है कि शादियों पे खर्च तो इतने हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आशंका बनी रहती है। तो भाई ये प्रगाढ़ हो, रिश्ते मजबूत हो, उस पर ज्यादा आपको नहीं लगता है जोर देने की जरूरत है? जी, देखिए, मैं जेएनटी के माध्यम से बोलूंगी कि मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है। मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि पेरेंट्स को ये बोलूंगी कि आप लोग अपनी बच्चों के एजुकेशन पर जो है पैसे जो है वो ज्यादा खर्च करें, उनको सेल्फ केपेबल बनाएं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। क्योंकि जो आजकल आप देखिए डाइवोर्स रेट्स इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं, स्पेशली अगर आप मेट्रोज की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बच्चे सेल्फ केपेबल होंगे, एक आदमी जो है अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक वेडिंग में लगा देता है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मिडिल क्लास फैमिलीज, जहां पर स्पेशली उनके पेरेंट्स पर जो है, तो इतना अगर आप उनके पढ़ाई लिखाई या उनकी आप एफडीज करा दीजिए, म्यूचुअल फंड सेविंग्स, जो भी आपके मतलब बेस्ट फाइनेंशियल उनका पीपीएफ करा दीजिए, इन चीजों में जो है, ताकि उनको लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वहां पर बहुत अच्छे मिले। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है कि औरों का पर्सपेक्टिव अलग हो, बट ऐसा मैं सोचती हूँ कि एजुकेशन की जो है
बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, और कंपैटिबिलिटी, एडजस्टमेंट और पेशेंस की वैल्यू है। अदरवाइज आप कितने भी पैसे खर्च कर ले, अगर उस मैरिज में फिर अगर डाइवोर्स भी हो रहा है, तो एक कहीं ना कहीं यू फील वेरी डिसअपॉइंटमेंट रहता है, चीट का एक फीलिंग आता है, और वहीं जो है, वहीं से लोग जो है इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, और यहाँ पर जो है उनकी लाइफ फिर से जो है 360 डिग्री फ्लिप करती है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, पेशेंस रखें, और मुझे लगता है दिखावे को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हमें रिड्यूस करना चाहिए। ऐसी मुझे मेरी लगता है कि सोच थोड़ा बहुत हम साउथ से सीख ले सकते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वहाँ Absolutely. पर जितनी जितनी सिंपल वेडिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत और स्पिरिचुअल होती है, ट्रेडिशनल ज़्यादा होती है, और कह सकते हैं कि उतना आडंबर या फिर दिखावा ये सब नहीं होता है। लिटरेसी रेशियो भी श्वेता जी साउथ में बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली जो है वो हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा हाई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। आकाश जी, आपसे यहाँ पर जानते हुए कि आप और अगर हम एक रफली आपसे बजट जानना चाहे, तो ये जो फरवरी मार्च के बीच की जो शादी होती है उस समय, और एक जो उसके बाद की शादी होती है मई ऑनवर्ड्स, फिर उधर जो शादी होती है, तो उसमें भी कुछ फर्क देखने में मार्केट में मिलता है क्या? ये किस समय जी सबसे हाँ, ज्यादा बिल्कुल मिलता है। मार्केट ये रहता है, आप रहता है? जी 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 बिल्कुल मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दोनों मित्रों से बिल्कुल सहमत हूँ कि शादी जो है मन का मिलन है, आत्मा का मिलन है, और सबसे इम्पोर्टेंट है संस्कार जो हम अपने बच्चों को देते हैं। जहाँ संस्कार अच्छे हैं तो वहाँ ना तो डाइवोर्स होगा, वहाँ मन भी मिलेंगे, आत्माएं भी मिलेंगी, और प्रभु की कृपा भी रहेगी। अब आ जाती है उसके बाद जो आपने कहा फरवरी और मार्च, बिल्कुल आपने जो है बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस कर रही हैं श्वेता जी, आज आनंद आ रहा है आपके साथ शो करके। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, है क्या, अब दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ आपको ले चलता हूँ। होता क्या है, फरवरी के शुरू में थोड़ी ठंड ज़्यादा रहती है, और मार्च जो ज़्यादा सुहावनी हो जाती है। तो मार्च की शादियां जो है ज़्यादा ऑप्युलेंट हो जाती हैं, क्योंकि फरवरी की शादियां जो है, अब मान बिल्कुल। लीजिए चंडीगढ़ में की जा रही है 1 फरवरी 2 फरवरी को, तो ठंड का थोड़ा कंसर्न रहता है, तो उतनी ऑप्युलेंस नहीं आ पाती उनमें। मार्च में ऑप्युलेंस ज़्यादा ग्रैंडियर आ जाता है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, हमारी शादियों का, मैं अमेरिका और यूरोप में कुछ शादियों का बिल्कुल। हिस्सा रहा हूँ हमारे मित्रों की, तो वो हमें बताते हैं हिंदुस्तानियों को समय की कि कमी है आप थोड़ी लोगों को आकाश तो जी, अमेरिका बिल्कुल अमेरिका यूरोप घूमने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तो शादी उससे ज्यादा जो है और घूमना अब तो फिरना और आपका अमेरिका और एंजॉयमेंट यूरोप के कराती लोग है। यहाँ शादियों में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं भाई, बकायदा बुकिंग करा करके। तो ये तो बात ही अपने आप में, हमारी शादियां अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी होती है। और देखिए, शुक्र उदय की बात हो रही है, तो कहा गया है कि शुक्र सिर्फ सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक नहीं है, आस्था अब अर्थव्यवस्था से जब मिल जाती है तो बाजार भी मुस्कुराता है, जाहिर सी बात है। और बाजार मुस्कुराता रहे और हमारे यहाँ इस तरह से जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो भी खूबसूरती से निभाए जाते रहे, हम यही उम्मीद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।